तो लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या डिस्कस किया था? कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया था। तो अभी नेक्स्ट हेडिंग लेके आप रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच। रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच। क्या हो अगर कॉकरोच का सर कलम कर दिया जाए है तन से जुदा, तो क्या होगा? आपका गला काटने पर आपका नाक खत्म हो गया, सांस ले नहीं पाओगे, मर जाओगे। कॉकरोच 7 दिन तक जिंदा रह सकता है। 7 दिन, 1 वीक तक जिंदा रह सकता है। कौन? कॉकरोच। क्यों? कि उसकी जो नाक है ज़रूर उसके हेड वाले पोर्शन में तो नहीं होते होंगे, तो कहाँ होते हैं? तो उसके नाक यहाँ होते हैं। देखो, इधर 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 इधर, पता है कितने होते? 10 नाक इधर, 10 नाक इधर, तो टोटल 20 नाक होते हैं, 20 पेयर्स होते हैं, है ना। तो इनमें बात नहीं करें, बात नहीं। तो इसके अंदर जो नॉस्ट्रिल है, इन नॉस्ट्रिल के लिए हम टर्म यूज़ करते हैं क्या? स्पाइरिकल्स। क्या टर्म यूज़ करते हैं? स्पाइरिकल्स। और स्पाइरिकल्स की संख्या जो है वो कितनी होती है? टोटल 10 पेयर्स होती है। अब 10 पेयर कहाँ प्रेजेंट होंगे? अब ऑब्वियसली ये साइड वाला पार्ट कौन सा होगा? टर्गम होता है कि स्टर्नम होता है? साइड में प्लूरल होता है। तो 2 प्लूरा का जो जंक्शन है ना, इस जंक्शन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं कौन? इसके स्पाइरिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इसमें 3, ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं, ये 3 सेगमेंट किसके हो गए? थॉरेक्स के हो गए। एंड ये वाला पार्ट कौन सा हो जाएगा? दिस इज एब्डोमेन हो जाएगा। तो इसके अंदर ये वाला जो पार्ट है ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? साइड वाला स्क्लेराइड्स क्या होता है? प्लूरा होता है। और इसके अंदर प्लूरा के जंक्शन, 2 प्लूरा के जंक्शन पे यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं इसके नॉस्ट्रिल। तो बताइए इसके टोटल कितने पेयर है? 10 पेयर है, जिसमें थॉरेक्स में कितने प्रेजेंट है? 3 प्रेजेंट है। तो इसमें एब्डोमेन में भी कितने प्रेजेंट होंगे? 6 पेयर। 6 नहीं 7 हो गए ना, हाँ 7 पेयर हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे 3 पेयर कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? 3 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं एब्डोमेन के अंदर, और बाकी यहाँ पे 7 पेयर जो है वो प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे? एब्डोमेन वाले पार्ट में। इतना क्लियर हो गया? तो यहाँ पे नॉस्ट्रिल को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पाइरिकल्स बोलते हैं, है ना। और इसलिए मैंने बोला था कि कॉकरोच का हेड अगर कट कर दिया जाए तो उसके बाद भी वो कितने दिन जिंदा रहेगा? 7 दिन तक जिंदा रहता है। तो ये चीज़ प्रूव करता है कि कॉकरोच की जो नाक है उसके हेड वाले पोर्शन में नहीं होते हैं। अच्छा, फिर कॉकरोच की जो डेथ है वो 7 दिन बाद क्यों होती है? मुंह तो बेटा उसका हेड वाले पोर्शन में ही था ना, तो वो खाना खा नहीं पाएगा, तो 7 दिन बाद जो उसकी डेथ होगी उसका रीज़न स्टारवेशन होगा। वेरी नाइस, है ना, भूख की वजह से वो मरेगा फिर, है ना। अच्छा, अब इसके अंदर आपकी जो नाक है उसमें सांस भी आप अपने नाक के थ्रू लेते हो, और सेम उसी से आप क्या करते हो? एक्सपायरेशन करते हो। तो इनहेलेशन और एक्सपायरेशन आप एक ही नोस्ट्रिल से करते हो, बट कॉकरोच के अंदर ऐसा नहीं होता है। पीछे वाले जो 6 पेयर होते हैं उनसे हवा बाहर निकाली जाती है। तो पीछे वाले पेयर से है, हाँ, गैस पास होती है बाहर, और फिर आगे वाले जो 4 नाक होते हैं उनसे नॉस्ट्रिल से एयर अंदर ली जाती है। तो अब इसके अंदर जो अगर इसकी ब्लड की बात करें तो इसकी ब्लड को हम बोलते क्या है? हीमोलिम्फ। कॉकरोच के ब्लड को क्या बोलते हैं? हीमोलिम्फ बोलते हैं। क्या हो अगर कॉकरोच को चप्पल से मारा जाए तो उसके अंदर का जो लिक्विड है वो सारा बाहर आ जाएगा। और अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो उसका जो लिक्विड होता है वो कलरलेस होता है। कलरलेस मतलब नो आरबीसी, नो हीमोग्लोबिन, नो रेड कलर, है ना। अच्छा, अब आप एक चीज़ सोचो, जब उसके हीमोग्लोबिन में उसके ब्लड में हीमोग्लोबिन ही नहीं है, तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कौन करेगा? है ना। इसके हीमोलिम्फ के अंदर नो आरबीसी, नो हीमोग्लोबिन, तो फिर यहाँ पे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कौन करेगा? तो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्टेशन करने की आवश्यकता ही नहीं है। जैसे आपने कभी देखे ऐसे 5 स्टार होटल जिसके अंदर कम से कम ऐसे 100-200 रूम्स बने होते, है ना। अब सोचो, रूम के अंदर रूम, रूम के अंदर रूम, रूम के अंदर रूम, है ना। तो अब प्रॉब्लम ये होती है कि जो रूम बेटा यहाँ पे बाहर कॉन्ट्रैक्टेड है ना, तो वो तो आराम से गैसेस एक्सचेंज कर लेंगे, पर जो अंदर बने हुए रूम है यहाँ तक गैसेस कैसे जाएगी बताओ? अब वेंटिलेशन तो सभी जगह करना ज़रूरी होता है ना। तो अंदर वाले रूम में एयर सप्लाई कैसे की जाती है? तो आपने देखा होगा वहाँ पे डक्ट सिस्टम लगा होता है
क्या लगा होता है? हाँ, तो इसी डक्ट सिस्टम को एग्जैक्टली कॉकरोच में हम क्या बोलते हैं? ट्रेकियल सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको? ट्रेकियल सिस्टम। तो एग्जैक्टली वो 100-200 कमरों के अंदर जो डक्ट सिस्टम होता है वैसा इसके अंदर होता है ट्रेकियल सिस्टम। कैसे? जरा देखिए आप। तो अगर मान लो कि ये इसके अंदर कॉकरोच में टिश्यू हो गया, इसका टिश्यू मतलब ये इसकी क्या हो गई? सेल्स हो गई। तो ये कोई ईंटों की दीवार नहीं दिखाई दे रही है आपको? ठीक है, तो ये क्या हो गया? इसका टिश्यू हो गया या फिर इसकी सेल्स हो गई। अब जरा स्पाइरिकल्स को ध्यान से देखो आप, है ना। तो इस जो स्पाइरिकल्स होते हैं फाइनली ये ओपन होते हैं एक यहाँ पे बल्बस स्ट्रक्चर के अंदर, और इसको बल्बस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ट्रेकियल चैम्बर। और ट्रेकियल चैम्बर फाइनली ओपन होता है कहाँ पे? ट्रेकिया के अंदर, है ना। और ट्रेकिया आगे जाके क्या होता है? इस तरह से बाइफीड हो जाता है और फिर इसकी बहुत सारी यहाँ पे ब्रांचेस बनती है, और इन ब्रांचेस को क्या बोला जाता है? ट्रेक्यूल्स बोला जाएगा। इन ब्रांचेस को क्या बोलेंगे? ट्रेक्यूल्स। तो वापस देखो, ये वाला पार्ट क्या है? ये वाला पार्ट हो जाएगा इसमें स्पाइरिकल्स। एंड स्पाइरिकल्स को रेगुलेट करने के लिए इसके चारों तरफ जो है यहाँ पे काइटिन की एक रिंग बनी होती है, जिसको या फिर आप बोल सकते हो यहाँ पे रिंग जो इसमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड प्लस इसके ऊपर वॉल्व भी लगा होता है ना। तो ये पूरा रेगुलेटेड होता है वॉल्व, है ना। एंड प्लस ये वाला स्ट्रक्चर जो बल्बस स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं हम ट्रेकियल चैम्बर। ट्रेकियल, ये क्या हो गया? चैम्बर हो गया। एंड ट्रेकियल चैम्बर फाइनली ओपन हो रहा है कहाँ पे? ट्रेकिया के अंदर। और ट्रेकिया आगे जाके फाइनली जो ब्रांच हो रहा है तो इसमें ब्रांचिंग को हम बोलते हैं क्या? ट्रेक्यूल्स। तो यहाँ पे हुआ क्या कि जो ऑक्सीजन गैसेज होती है वो एटमॉस्फेयर से आई, यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ गई और यहाँ गई। तो आपने क्या देखा कि जो टिश्यू है वो टिश्यू तो डायरेक्टली यहाँ से गैसेस एक्सचेंज कर सकता है ना। तो यहाँ पे ऑक्सीजन को ये कैप्चर कर लेगा और यहाँ पे क्या लोड कर देगा? CO2 वापस यहाँ पे लोड कर देगा। और CO2 जो है वापस अपनी हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग जो है CO2 इस तरह से वापस बाहर निकल जाएगी। और इसको एक्चुअल में RBC या हीमोग्लोबिन की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों नहीं ज़रूरत है? क्योंकि यहाँ पे टिश्यू की सभी सेल्स एक्चुअल में डायरेक्टली कनेक्टेड है किसके साथ? ट्रेकियल सिस्टम के साथ, या फिर हम बोल सकते हैं कि वो डायरेक्टली एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में है कि नहीं है। सो दैट्स वाई इसको RBC या हीमोग्लोबिन की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है क्या? ट्रेकियल सिस्टम बोला जाएगा। आप लोगों ने कभी नोटिस किया है कि इंसेक्ट का कभी इवोल्यूशन के दौरान साइज नहीं बढ़ा है? सारे इंसेक्ट छोटे 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 साइज के, क्यों? इंसेक्ट का साइज क्यों नहीं बढ़ा इवोल्यूशन के दौरान? कॉमन सेंस की बात है। अगर मान लो कि एक होटल के अंदर अगर मैं रूम्स की संख्या कर दूं 5000, तो एक समय तो ऐसा आएगा कि बेटा डक्ट सिस्टम के थ्रू भी आप वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं कर पाओगे। तो कॉमन सेंस की बात है कि जब इंसेक्ट का साइज बढ़ेगा, सेल्स की संख्या बढ़ेगी, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी, एंड उतनी बढ़ी हुई ऑक्सीजन की डिमांड और ट्रेकियल सिस्टम फुलफिल कर नहीं पाएगा। तो फाइनली क्या हुआ? उस इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी, है ना। तो फिर इंसेक्ट जो फाइनली बचा वो है, बचा ही कौन सा? छोटी साइज वाला, है ना। तो क्योंकि एक ट्रेकियल सिस्टम की ऑक्सीजन सप्लाई करने की एक लिमिट होती है, उस लिमिट से ज़्यादा वो ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी कर नहीं सकता है। तो इवोल्यूशन के दौरान इंसेक्ट का साइज कभी नहीं बढ़ा। आपको सभी इंसेक्ट देखना ध्यान से, बहुत छोटे छोटे दिखाई देंगे, कभी उनका साइज इंक्रीज नहीं हुआ है। ठीक है, ठीक है। रीज़न क्या हो गया? लिमिटेशन ऑफ ट्रेकियल सिस्टम आप बोल सकते हो इसको। क्लियर? अच्छा, अगर इसकी एक्सोस्केलेटन की बात करें जो किसका बना होता है? काइटिन का। एंड काइटिन जो है खुद की स्पेलिंग C से स्टार्ट होती है, एंड C फॉर CO2। तो CO2 के लिए वो फुल्ली परमेबल होती है। तो CO2 का तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं कि CO2 को यहीं से बाहर निकालना है, ऐसा नहीं है, है ना। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि इसके अंदर काइटिनियस एक्सोस्केलेटन परमिएबल फॉर क्या हो जाएगा? CO2। ये बात याद रखना, ठीक है। अब ये सांस कैसे लेगा और सांस कैसे छोड़ेगा उसके बारे में बात करते हैं। तो इसके लिए इसमें ऊपर क्या होता है? ऊपर होता है टर्गम, और नीचे वाला स्क्लेराइड्स क्या होता है? स्टर्नम, टर्गम और स्टर्नम। एंड साइड में क्या होता है? इसमें प्लूरा होता है। ये भी प्लूरा और ये भी कौन है? प्लूरा। अब ये सांस कैसे लेगा? तो
इसमें टर्गम और स्टर्नम को जोड़ने के लिए यहाँ पे एक मसल्स प्रेजेंट होती है, ये रेस्पॉन्सिबल होती है इसमें एक्सपायरेशन और इंस्पिरेशन के अंदर। तो अब आप यूज़ करिए थोड़ा सा कॉमन सेंस, इस मसल्स को क्या नाम देंगे? क्योंकि ये टर्गम और स्टर्नम को जोड़ रहा है, सो दैट्स वाई इसको बोलते हैं टर्गो स्टर्नल मसल, टर्गो स्टर्नल मसल बोला जाएगा। क्या हो अगर इस मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हो, और क्या हो अगर इस मसल्स में रिलैक्स हो जाए? अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाए या फिर अगर ये रिलैक्स हो जाए। तो अगर ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी तो टर्गम और स्टर्नम पास आएगा, तो अंदर का बॉडी का जो वॉल्यूम है देखो कम हो रहा है कि ज़्यादा हो रहा है? कम हो रहा है, तो अंदर प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर जब बढ़ेगा तो हवा बाहर जाएगी। बाहर कहाँ से? पीछे वाले 6 पेयर से, है ना। तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होने पर बॉडी का वॉल्यूम जो है वो क्या होगा? डिक्रीज होगा, और इसके डिक्रीज होने की वजह से प्रेशर जो है वो क्या होगा? बॉडी के अंदर जो प्रेशर है वो क्या होगा? इंक्रीज होगा, एंड बॉडी के अंदर प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से एयर रश आउट, और इस प्रोसेस को हम बोलते क्या है? एक्सपायरेशन। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। अगर ये मसल्स रिलैक्स हो गई तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, अंदर प्रेशर घट जाएगा, बाहर प्रेशर ज़्यादा, अंदर प्रेशर कम, हवा अंदर आ जाएगी। तो इसमें बॉडी का जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, और इसकी वजह से प्रेशर, बॉडी का जो प्रेशर है वो क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा, और इसके डिक्रीज होने की वजह से फिर एयर रश इन हो जाएगा, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ठीक है। अब आप मुझे बताइए इन दोनों में से एक्टिव प्रोसेस कौन सा, पैसिव कौन सा है? कॉमन सेंस की बात है, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए एनर्जी लगती है ना, और जहाँ एनर्जी लगेगी तो वो प्रोसेस कैसा हो जाएगा? वेरी नाइस। तो ये कॉकरोच के अंदर एक्टिव प्रोसेस होता है, और ये वाला क्या होता है? इनएक्टिव होता है। मसल्स को रिलैक्स करने के लिए कोई एनर्जी नहीं चाहिए होता है, उसको छोड़ दो, वो अपने आप ही रिलैक्स हो जाती है ना। आपके अंदर उल्टा होता है, आपको रिब्स को बाहर लाना है, डायफ्राम को नीचे ले जाना है, तो उसके लिए आपने देखा था मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था। तो इंस्पिरेशन में हमारा प्रोसेस एक्टिव होता है ना, और एक्सपायरेशन हमारे अंदर पैसिव होता है। कॉकरोच के अंदर उल्टा है ना। कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा, आप मसल्स को याद रखना तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो ये भी कहाँ पे? एयर रश आउट फ्रॉम लास्ट 6 पेयर, लास्ट 6 पेयर्स, और ये भी कहाँ होगा? इन फ्रॉम फर्स्ट 4 पेयर, फर्स्ट 4 पेयर। तो आगे की मतलब 1 2 3 4 यहाँ तक तो वो एयर जो है इनहेल करता है, बाकी इसमें 5 6 7 8 9 10 यहाँ से क्या करेगा? एयर को एक्सहेल आउट करता है। कोई परेशानी इसमें? ठीक है। तो ये क्वेश्चन याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कॉकरोच का सर अगर काट दिया जाए तो फिर भी वो 7 दिन तक जिंदा रहता है। जो चीज़ ये प्रूव करती है कि उसकी जो नॉस्ट्रिल है वो हेड वाले पोर्शन में नहीं होते हैं, और 7 दिन बाद भी जो डेथ होती है वो डेथ भूख की वजह से होती है, स्टारवेशन की वजह से होती है। ठीक, चलो तो ये कंप्लीट हो गया कौन सा? इंस्पायरेशन। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कौन सा? सर्कुलेटरी सिस्टम। लिखें इसको।